नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। स्पेस एक्स के स्टारशिप रॉकेट में लॉन्च होते हुए विस्फोट हुआ तथा फ्लोरिडा और बहामास में उसका मलबा बिखर गया। सुप्रीम कोर्ट ने महिला सशक्तिकरण के लिए मौजूदा कानूनों के सख्त कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया। परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी को लागू हुए 55 वर्ष पूरे हुए। विश्व मसाला संगठन ने मसालों में अधिक मूल्य वर्धन का सुझाव दिया। एक अध्ययन में वैश्विक जैव विविधता संरक्षण के लिए समुद्री घास के महत्व पर प्रकाश डाला गया। चलिए रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। स्पेसएक्स के स्टारशिप रॉकेट में लॉन्च होते हुए विस्फोट हुआ तथा फ्लोरिडा और बहामास में उसका मलबा बिखर गया। यह घटना स्टारलिंक और क्यूपर जैसे सैटेलाइट्स के विशाल समूहों के विस्तार से जुड़े बढ़ते जोखिमों को उजागर करती है। अंतरिक्ष मलबा यानी स्पेस डेब्रिस वास्तव में अंतरिक्ष में परिक्रमा कर रहे अनुपयोगी मानव निर्मित ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इनमें पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा कर रहे या वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने वाले निष्क्रिय सैटेलाइट्स के टुकड़े होते हैं। अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन से जुड़े गवर्नेंस संबंधी और कानूनी मुद्दे जाने तो पहला है परिभाषा की कमी। अंतर्राष्ट्रीय संधियों में अंतरिक्ष मलबे की ऐसी कोई कानूनी परिभाषा नहीं दी गई है जो सभी को स्वीकार हो। दूसरा है जिम्मेदारी। 1972 के लायबिलिटी कन्वेंशन के तहत इस पर विवाद है कि मलबे को स्पेस ऑब्जेक्ट्स माना जाए या नहीं। जब मलबा किसी देश के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता है। तीसरा है दिशा निर्देशों को लागू करने में समस्या। कई पुराने सैटेलाइट्स में डी ऑर्बिटिंग तंत्र नहीं होते हैं। इससे संयुक्त राष्ट्र के स्वैच्छिक डी ऑर्बिटिंग दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है। चौथा है मलबे के स्रोत की पहचान। विशेष रूप से पुराने स्पेस ऑब्जेक्ट्स की या सैटेलाइट्स के टुकड़े के स्रोत की पहचान करना चुनौतीपूर्ण होता है। इससे भी किसी देश या एजेंसी को जवाबदेह ठहराना मुश्किल हो जाता है। अंतरिक्ष मलबे के मुख्य स्रोत समझें तो अधिकांश अंतरिक्ष मलबा पृथ्वी की कक्षा में सैटेलाइट्स के खंडित होने या किसी अन्य ऑब्जेक्ट्स के साथ इनके टकराने से उत्पन्न होता है। अंतरिक्ष मलबा रॉकेट के निष्क्रिय हो गए चरणों और अंतरिक्ष आधारित हथियारों जैसे एंटी सैटेलाइट मिसाइलों के उपयोग से भी उत्पन्न हो सकता है। आइए अंतरिक्ष मलबे के बढ़ने से जुड़ी चुनौतियां भी जान लेते हैं। इससे अंतरिक्ष में परिक्रमा कर रहे सक्रिय और उपयोगी सैटेलाइट्स तथा अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन के समक्ष खतरा बना रहता है। नए सैटेलाइट्स को सक्रिय और सुरक्षित बनाए रखने के लिए विशेष उपाय करने होते हैं। इससे अंतरिक्ष कार्यक्रम की लागत बढ़ जाती है। आइए अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए उठाए गए कदम भी जान लेते हैं। पहला है वैश्विक स्तर पर उठाए गए कदम। 1993 में इंटर एजेंसी डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी कि IADC गठित की गई थी। अंतरिक्ष मलबे को कम करने पर संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों को बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति यानी कि UNCOP UOS ने तैयार किया है। जीरो डेब्रिस चार्टर पर 12 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इनमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस जैसे देश शामिल हैं। भारत द्वारा उठाए गए कदम देखें तो मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन DFSM 2030 की घोषणा की गई है। इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट यानी IS4OM ने कार्य करना शुरू कर दिया है। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर यानी SSACC की स्थापना की गई है। प्रोजेक्ट नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस यानी नेत्र शुरू किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने महिला सशक्तिकरण के लिए मौजूदा कानूनों के सख्त कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया। ऐसी टिप्पणियों और निर्णयों के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका ने समय समय पर महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिलाओं के सशक्तिकरण में न्यायपालिका की भूमिका को समझे तो पहला है यौन उत्पीड़न की रोकथाम। विशाखा साहनी बनाम राजस्थान राज्य 1998 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश निर्धारित किए थे। दूसरा है महिला अधिकारों को कायम रखना। शायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया था और इसे महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया था। तीसरा है लैंगिक समानता।
दानम्मा सुमन सुरपुर बनाम अमर 2018 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति में पुत्र के समान पुत्री के अधिकार को बरकरार रखा। चौथा है आपराधिक कानूनों में सुधार। जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ 2018 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 को खारिज कर दिया। यह धारा एक विवाहित महिला को उसके पति की संपत्ति के रूप में मानते हुए व्यभिचार को अपराध मानती है। पांचवा है वेतन समानता। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 39D के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन को एक संवैधानिक लक्ष्य के रूप में मान्यता दी थी। आइए महिला सशक्तिकरण हेतु अन्य संवैधानिक और विधायी उपाय भी जान लेते हैं। संवैधानिक उपायों की बात करें तो पहला है मौलिक अधिकार। इसमें अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 यानी लैंगिक आधार पर भेदभाव का निषेध आदि शामिल है। दूसरा है राज्य की नीति के निदेशक तत्व। इसमें अनुच्छेद 42 यानी राज्य कार्य की उचित और मानवीय स्थितियां सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा आदि शामिल है। विधायी उपाय समझे तो इसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न यानी रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 आदि शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी को लागू हुए 55 वर्ष पूरे हुए। एनपीटी बहुपक्षीय संधि में एकमात्र बाध्यकारी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। इसका लक्ष्य परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों यानी कि एनडब्ल्यूएस द्वारा निरस्त्रीकरण और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। आइए परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी के बारे में जान लेते हैं। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसे 1970 में लागू किया गया था। वहीं इसके सदस्य देखें तो 191 देश इसके सदस्य हैं। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत के अनुसार यह संधि राष्ट्रों के बीच परमाणु शस्त्र संपन्न और परमाणु शस्त्र विहीन के रूप में भेदभाव करती है। चलिए संधि के मुख्य प्रावधानों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पहला है प्रमुख सिद्धांत। इसके तहत अप्रसार, निरस्त्रीकरण और शांतिपूर्ण परमाणु प्रौद्योगिकी तक पहुंच शामिल है। इसमें अप्रसार को देखें तो संधि के पक्षकारों को परमाणु हथियार प्राप्त करने या हस्तांतरित करने से बचना चाहिए। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA की भूमिका। संधि के अनुपालन को IAEA द्वारा किए गए निरीक्षणों के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। वर्ष 1957 में IAEA की स्थापना संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य परमाणु प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित, संरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। वहीं संधि के संचालन की समीक्षा को देखें तो यह प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। आइए वर्तमान समय में एनपीटी के महत्व को समझते हैं। पहला है छोटे हथियारों, AI जैसी विकसित होती प्रौद्योगिकियों आदि के रूप में परमाणु हथियारों के बढ़ते खतरे। दूसरा है परमाणु शस्त्रागार को मजबूत करना। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI के अनुसार अधिकांश देशों ने अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार किया है। तीसरा है परमाणु कूटनीति को कमजोर करना। उदाहरण के लिए रूस ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कि CTBT के अपने अनुसमर्थन को वापस ले लिया है। आइए भारत और उसके परमाणु हथियार को समझते हैं। भारत के परमाणु परीक्षण की बात करें तो इसने 1974 और 1998 में परमाणु विस्फोट और परीक्षण किए गए थे। वहीं परमाणु सिद्धांत को देखें तो भारत ने 2003 में अपने 8 सूत्री परमाणु सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इसमें परमाणु हथियार का पहले उपयोग न करने यानी कि नो फर्स्ट यूज की नीति पर जोर दिया गया है। परमाणु सहयोग को जाने तो 2005 में भारत अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु सहयोग पर समझौता किया गया था। भारत और जापान के बीच 2015 में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग हेतु सहयोग के लिए समझौता हुआ था। चलिए अब परमाणु निरस्त्रीकरण पर अन्य प्रमुख संधियां भी जान लेते हैं। पहली है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT। यह संधि वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और जल के नीचे परमाणु हथियार परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाती है। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और परमाणु हथियार निषेध संधि यानी TPNW यह भी भारत द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है। चलिए रुख करते हैं अगली मुख्य खबर की ओर।
विश्व मसाला संगठन ने मसालों में अधिक मूल्य वर्धन का सुझाव दिया। विश्व मसाला संगठन ने $10 बिलियन के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मसालों में अधिक मूल्य वर्धन का सुझाव दिया। भारतीय मसाला बोर्ड ने 2030 तक $10 बिलियन का निर्यात लक्ष्य रखा है। इसे प्राप्त करने के लिए वैश्विक स्तर पर मूल्य वर्धित मसालों में भारत की हिस्सेदारी 70% तक बढ़ानी होगी। वैश्विक मसाला बाजार में भारत की हिस्सेदारी 2024 में मात्र 0.7% के साथ $14 बिलियन रही है, जबकि चीन की 12% और संयुक्त राज्य अमेरिका की 11% है। आइए मसालों के संबंध में भारत की स्थिति को समझते हैं। उत्पादन को समझें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा सूचीबद्ध 109 मसाला किस्मों में से 75 का उत्पादन होता है। प्रमुख मसाला उत्पादक राज्य में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि शामिल हैं। निर्यात को देखें तो भारत मसालों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। वर्ष 2021-22 में भारत से सबसे अधिक निर्यात होने वाला मसाला मिर्च थी। वहीं प्रमुख निर्यात गंतव्य चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम आदि जैसे देश हैं। इस क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियां देखें तो पहला है कम मूल्य वर्धन। भारत से मसाला निर्यात में मूल्य वर्धित उत्पाद की हिस्सेदारी केवल 48% है, जबकि शेष 52% निर्यात कच्चे या साबुत मसाले के रूप में होता है। दूसरा है सामाजिक आर्थिक चुनौतियां। 98% मसाला उत्पादन लघु किसानों द्वारा किया जाता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। तीसरा है कमजोर विनियमन। भारत में स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता यानी कि सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी SPS संबंधी सभी मापदंडों को कवर करने वाले राष्ट्रीय मानकों का अभाव है। चौथा है कड़ी वैश्विक प्रतिस्पर्धा। भारत को वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्राजील, चीन आदि जैसे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। आइए मसालों से संबंधित शुरू की गई पहले भी जान लेते हैं। पहला है भारतीय मसाला बोर्ड। यह एक वैधानिक संस्था है जो वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में भारतीय मसालों के विकास एवं वैश्विक प्रचार के लिए काम करती है। दूसरा है मसालों का निर्यात विकास एवं संवर्धन योजना। इसका उद्देश्य निर्यातकों को अत्याधुनिक प्रसंस्करण तकनीक अपनाने में सहायता करना है। अन्य को देखें तो उनमें साझा प्रसंस्करण यानी कि मसाला पार्क के लिए अवसंरचना की स्थापना और रखरखाव करना, राष्ट्रीय संधारणीय मसाला कार्यक्रम यानी कि NSSP आदि शामिल है। चलिए बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। एक अध्ययन में वैश्विक जैव विविधता संरक्षण के लिए समुद्री घास के महत्व पर प्रकाश डाला गया। हाल ही में नेचर रिव्यूज अर्थ एंड एनवायरमेंटल में एक लेख प्रकाशित हुआ था। इसमें समुद्री घास द्वारा जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को समर्थन, इसके समक्ष विद्यमान मुख्य खतरों और लाभों को लेकर चर्चा की गई थी। आइए समुद्री घास के बारे में जान लेते हैं। ये समुद्री पुष्पीय पादप हैं जो उथले व तटीय जल में उगते हैं। इनका विकास आमतौर पर मुहाने और समुद्री पर्यावासों में होता है। समुद्री घास को समुद्र के फेफड़े कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के जरिए ऑक्सीजन का उत्पादन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह ऑक्सीजन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यधिक आवश्यक है। समुद्री घास का वितरण समझें तो यह अंटार्कटिका को छोड़कर लगभग सभी महाद्वीपों में पाई जाती है। भारत में इसके वितरण को देखें तो पूर्वी तट पर मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी तट पर कच्छ की खाड़ी क्षेत्र, अरब सागर में लक्षद्वीप के अलग अलग द्वीपों के लैगून और बंगाल की खाड़ी में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। आइए समुद्री घास का महत्व को समझते हैं। पहला है जैव विविधता समर्थन। समुद्री घास मैदान संरक्षण वाली 121 प्रजातियों और 746 मछली प्रजातियों के लिए पर्यावास प्रदान करते हैं। दूसरा है कार्बन प्रच्छादन यानी कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। समुद्री घास वर्षावनों की तुलना में 35 गुना तेजी से कार्बन का प्रच्छादन करती है। ये महासागरों के कार्बन का 10 से 18% संग्रहित करती हैं, जबकि समुद्री नितल के केवल 0.1% भाग को कवर करती हैं। तीसरा है तटीय संरक्षण। समुद्री घास के मैदान समुद्री लहरों के प्रभाव को कम करते हैं। इससे तटीय क्षेत्रों की तूफानों और अपरदन से रक्षा होती है। चौथा है आर्थिक मूल्य। समुद्री घास पारिस्थितिकी तंत्र का वार्षिक मूल्य लगभग 6.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया है। ये वैश्विक मात्स्यिकी के 20% हिस्से का समर्थन करती है।
जिससे मत्स्य और पर्यटन उद्योग को लाभ होता है। आइए समुद्री घास के समक्ष मौजूद खतरे भी जान लेते हैं। इनमें शहरी, औद्योगिक और कृषि अपवाह, तटीय विकास, ड्रेजिंग, अनियंत्रित मत्स्य व नौका विहार गतिविधियां, जलवायु परिवर्तन आदि शामिल हैं। समुद्री घास के संरक्षण के लिए आरंभ की गई पहले देखें तो वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहले कुछ इस प्रकार है। पहली है यूएनईपी कम्युनिटी मैनुअल। यूएनईपी और उसके भागीदारों ने समुद्री घास संरक्षण के लिए समुदाय आधारित परियोजनाओं का मार्गदर्शन करने हेतु एक मैनुअल जारी किया है। दूसरी है सी ग्रास वॉच। यह एक सहयोगात्मक कार्यक्रम है। इसके तहत स्वयंसेवकों व संगठनों को समुद्री घास के पर्यावासों की निगरानी और संरक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तीसरी है ब्लू कार्बन इनिशिएटिव। इस पहल के तहत कार्बन प्रच्छादन और जलवायु परिवर्तन शमन के लिए समुद्री घास सहित तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। वहीं भारत में शुरू की गई पहले देखें तो पहली पहल है राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति। यह नीति तटीय समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों में मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों के साथ साथ समुद्री घास के महत्व का भी उल्लेख करती है। और आखिरी में है जलवायु लचीलापन परियोजना। इस परियोजना का संचालन तटीय जलवायु के प्रति लचीलापन बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में किया जा रहा है। इसमें समुद्री घास जैसे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण और पुनर्बहाली शामिल है। इस परियोजना को ग्लोबल क्लाइमेट फंड से अनुदान के रूप में सहायता प्राप्त है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। आज हम जानेंगे गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को उनकी पुण्यतिथि 7 मार्च पर याद किया गया। आइए गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म खूंट गांव यानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। उन्होंने 1921 में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था तथा आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत की विधानसभा के लिए चुने गए थे। इनके मुख्य योगदान देखें तो पहला है इनका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। कांग्रेस ने उन्हें काकोरी कांड में शामिल रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और अन्य क्रांतिकारियों का पक्ष रखने के लिए नियुक्त किया था। उन्होंने नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। उन्हें 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की योजना बनाने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इनका योगदान देखें तो इन्होंने जमींदार प्रथा का उन्मूलन किया था, हिंदू कोड बिल पारित कर हिंदू महिलाओं को तलाक देने का अधिकार और पैतृक संपत्ति में अधिकार दिलाया था। वहीं भारत के गृह मंत्री के रूप में इनका योगदान देखें तो इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इन्होंने केंद्र सरकार में और कुछ राज्यों में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सम्मान की बात करें तो इन्हें 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हम इनसे नेतृत्व, कौशल, सत्यनिष्ठा और करुणा जैसे नैतिक मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को कार्यक्रम प्रसारित करने की अनुमति दी क्योंकि यह उसके लिए आजीविका का एकमात्र स्रोत है। इस्लामिक सहयोग संगठन ने गाजा पर अधिकार करने और उसके निवासियों को विस्थापित करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के खिलाफ अरब लीग के वैकल्पिक प्रस्ताव का समर्थन किया। जनवरी से मार्च 2025 तक 3 माह की अवधि के लिए ट्रोपेक्स का आयोजन किया गया। यह भारतीय नौसेना का प्रमुख द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है। वित्त मंत्रालय ने एमएसएमईज के डिजिटल फुटप्रिंट का उपयोग करके एक नया ऋण मूल्यांकन मॉडल लॉन्च किया है। इस कदम का उद्देश्य ऋण मूल्यांकन और संवितरण को प्रभावी बनाना है। डीआरडीओ ने अपनी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल तकनीक को आधिकारिक तौर पर गांडीव नाम दिया। हाल ही में केंद्र सरकार ने संशोधित इथेनॉल ब्याज अनुदान योजना के तहत सहकारी चीनी मिलों के लिए एक नई योजना अधिसूचित की है। हाल ही में पोषण अभियान ने अपने कार्यान्वयन के 7 वर्ष पूरे किए। यह अभियान 2018 में शुरू हुआ था। यहाँ पोषण POSHAN से आशय है प्राइम मिनिस्टर ओवररीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।